चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किसको शो करता है भाई? किसके रूप में, किसके फॉर्म में जाना जाता है? पहला कह रहा है लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? क्या नाम है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? जानते हो फर्स्ट लॉ को? तो ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्टेट में चेंज करना है, उसको रेस्ट से मोशन में लेके आना है, मोशन से रेस्ट में लेके आना है, तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा। आसान सा प्रश्न है, ये CH असल में पूछा गया है तो सबको आता होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज ए कैनन रिकॉल आफ्टर फायरिंग? एक तोप है जो फायरिंग के बाद पीछे की ओर हटती है, होता है ना, बैक फायर करती है। अगर आप तोप के गोला दागोगे तो बैक फायर करेगा। तोप नहीं, कोई भी बंदूक है, कोई भी है, तो किसका कारण? पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण, दूसरा कह रहा है बैकवर्ड थ्रस्ट के कारण, गैसों की वजह से। अगला कह रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगला कह रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो कौन सा है? थर्ड लॉ है ना, एक्शन किया रिएक्शन होगा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है। ठीक है, चलो आसान आसान है, तो पता है तुम्हें सारे। थोड़ी देर रुक जाओ, ये बताओ भाई, रॉकेट जो होता है ना, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कौन से सिद्धांत पे काम करता है? पहला कह रहा है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का इसमें कोई लेना देना नहीं होता भाई। दूसरा कह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम पर। उसके बाद कह रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी कोई चक्कर नहीं होता। तो इसके अंदर एक ही चीज़ बच गई कि न्यूटन के गति के नियम, है ना। एक्चुअल में ना ये प्रश्न ऐसे नहीं आता। एक्चुअल में जब ये प्रश्न आता है तो इसके अंदर हमेशा आपको मिलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या मिलेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, सॉरी, संवेग संरक्षण का नियम। किसी असंतुलित, अच्छा इधर से, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न एक्सेलरेशन क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं इसके क्या क्या है। क्वेश्चन पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा तो पढ़ना था। ये बताओ, है क्वेश्चन इंग्लिश में बताऊं? क्वेश्चन तो मैं भी भूल गया, क्या था? क्या था? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का था शायद कुछ। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न एक्सेलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट, पिंड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, है ना, पिंड का मतलब लोअर लेग नहीं होता पिंड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। किसी असंतुलित, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, असंतुलित मतलब बैलेंस फोर्स नहीं होता, जो अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, कोई फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। तो ये कह रहा है वो जो त्वरण होता है, वो जो एक्सेलरेशन होता है, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसके लिए? पहला कह रहा है जो बल के क्या होता है? अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन? दूसरा कह रहा है क्या फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तीसरा कह रहा है बल के प्रभाव से, मतलब फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एक्सेलरेशन पे। उसके बाद कह रहा है एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहता है। कौन सा आएगा सही बताओ? पहला होगा सर, क्योंकि फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा भाई? बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़िया, ये तो आते हैं तुम्हें। पांचवा क्वेश्चन बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ये पढ़ो भाई, चारों स्टेटमेंट पढ़ो। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ये कह रहा है, पहला कह रहा है यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु को आकर्षण करने के लिए, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने इस यूनिवर्स के अंदर, उनको अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल होता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स उसी को बोलते हैं जो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। पहली बात बिल्कुल ठीक बात है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रोडक्ट ऑफ मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो ये बात गलत हो गई। तो ये क्या होता है? हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ना, ये G m1
m2 बटा में r स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसमें बी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, रुक जा बेटा। छठा क्वेश्चन देखो, न्यूटन यूज द फ्रेज क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसको कहा न्यूटन ने क्वांटिटी ऑफ मोशन? मोशन की क्वांटिटी क्या है? क्या स्पीड को कहा, क्या मास को कहा, क्या मोमेंटम को कहा, क्या फोर्स को कहा? है मोमेंटम को कहा। उसने कहा कि कोई वस्तु मोशन में है तो उसमें मोमेंटम होगा, 100% होगा। जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ही तेज़ी से वो चल रही है। तो मोमेंटम को कहा इन्होंने क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ये एमटीएस में पूछा गया है। अपने ये क्वेश्चन आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट्स। इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इनर्शिया जानते हो ना कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही पोजीशन में रहना पसंद करता है, रेस्ट पे तो रेस्ट पे, मोशन पे तो मोशन में। ये कह रहा है उसका जो इनर्शिया है कि किसका इनर्शिया ज़्यादा है किसका इनर्शिया कम है, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? क्या वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, क्या मास पे डिपेंड करता है, क्या स्पीड पे डिपेंड करता है, क्या एरिया पे डिपेंड करता है? इनर्शिया हमेशा मास पे डिपेंड करता है भाई। कैसे? जिसका जितना मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा भारी वस्तु होगी भाई उसको उतना ही, अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए अपने को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। और जितनी अगर भूल भारी वस्तु और चल रही है, अपने को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो क्या आएगा यहाँ पर राइट आंसर अपना? मास, द्रव्यमान। आगे बढ़े, क्वेश्चन 8वां क्या है? ए बॉडी हैविंग वेरी हैवी मास। तो क्या ज़्यादा होगा उसका? अगर किसी वस्तु का मास बहुत ज़्यादा है तो क्या उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्या रिटार्डेशन ज़्यादा होगा, क्या वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्या इनर्शिया? इनर्शिया ज़्यादा होगा सर। 2 मिनट पहले आपने पढ़ा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बड़े आसान आसान प्रश्न दे रखे हैं भाई साहब। आ जाते हैं इधर। ए सेफ्टी सीट बेल्ट इन ए कार एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी। ये कह रहा है सेफ्टी सीट बेल्ट होती है ना, वो क्या काम करती है, क्या रोकती है, वो किस लिए होती है? वो पढ़ो, 4 ऑप्शन बताओ कौन सा। पहला कह रहा है फैसिलिटेट सम काइंड ऑफ बैकवर्ड मोशन। किसी वस्तु को भाई पीछे की तरफ गति देने के लिए होती है, या भाई हमारी आगे की गति को तेज करने के लिए सीट बेल्ट इसलिए होती है ताकि हम भड़ाक से जाके शीशे के टकरा जाएं। मेक अवर फॉरवर्ड मोशन स्लोअर, हमारी आगे की ओर झुकने की गति को थोड़ा धीमा कर देती है ताकि हमें चोट ना लगे। यही है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जब अपना काम हो गया तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। 2 आंसर भी तो हो सकते हैं। ये कह रहा है किसी वस्तु के फैसिलिटेट सम काइंड ऑफ बैकवर्ड मोशन, नहीं बैकवर्ड की तरफ नहीं धकेलती अपने को सीट बेल्ट। कभी ऐसा थोड़ी सीट बेल्ट लगाई अपन है वो अपने को पीछे जाते हैं, हम आगे वाली सीट पे बैठे हैं तो पीछे बिड़ बिड़ के टक्कर लग लग के सारा खोपड़ी टूट जाती है, ऐसा नहीं होती। ये आगे की तरफ अपने को जाने से रोकती है। आगे भाई क्वेश्चन नंबर 10, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार। आगे बस, ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा ग्राफ होता है बताओ? यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो ग्राफ ऐसे होते हैं, इधर जो होता है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला, इसको पहले लिखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कह रहा है इसमें यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन को कैसे दिखाओगे आप? भाई एक वस्तु है जो एक समान गति से चल रही है, तो इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है भाई, लेकिन वेलोसिटी समान है, तो उसको हम दिखाते हैं ऐसे। इसमें क्या है, वेलोसिटी तो फिक्स है, टाइम बदल रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? पहला ये क्या, ये कह रहा है मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा, सीधी रेखा नहीं, मूल बिंदु से गुजरने वाली तो ऐसे होती है, ये नहीं होता इसमें, ये नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम ऑफ एक्सिस, ये आएगा, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना। देखो पहला करते ही हम लोग लगा देते, लेकिन स्ट्रेट लाइन हमें ये तो नहीं पता इधर से उधर से ऊपर से नीचे से, लेकिन ये वाला सही दिखा रहा है इसको, है ना। ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप पहले वाले के ऊपर ध्यान दे सकते थे, पहले वाले के बारे में सोच सकते थे कि स्ट्रेट लाइन होती है विद नॉन जीरो स्लोप एंड, है पहले में, हाँ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक समान।
है ना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। अगर यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है तो मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। चलो 11वां कह रहा है इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन देन क्या होता बताओ। अगर कोई वस्तु एक सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, उसकी वेलोसिटी मतलब चेंज नहीं हो रही, तो क्या क्या होगा इसके अंदर। पहला कह रहा है इट्स एक्सेलेरेशन इंक्रीज, क्या उसका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। दूसरा कह रहा है इट्स एक्सेलेरेशन इज जीरो, उसका एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। तीसरा कह रहा है इट्स वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी बदलती रहेगी। नहीं सर, अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो उसका एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। एक्चुअल में ना इसको ऑप्शन ऐसे देना चाहिए था, एंगुलर एक्सेलेरेशन कहना चाहिए था, है ना, एंगुलर एक्सेलेरेशन कहना चाहिए था इसको, उसमें सही आंसर होता। एक्सेलेरेशन तो सर स्ट्रेट लाइन एक्सेलेरेशन भी तो हो सकता है। आगे कौन सा आ गया, कितने नंबर क्वेश्चन था अपना ये, 11। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखो। इफ ए बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इट कंप्लीट वन साइकिल इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में पूरा एक चक्कर पूरा कर देती है भाई, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कैसे होगी बताओ। पहला कह रहा है एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द टाइम टेकन कंप्लीट तो 1 साइकिल। दूसरा कह रहा है क्या उसकी एक होगी, एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज स्पीड, या फिर जीरो हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी वो डिफरेंट होगी, तो ये एवरेज स्पीड के बराबर होगी अगर एक समान वेग से चल रहा है तो। वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसका तो पता ही होगा भाई, क्या होती है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़े धुलते हैं, तो किधर की ओर लगता है, डायलिसिस के ऊपर काम नहीं करती, डिफ्यूजन के ऊपर काम नहीं करती, रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर काम नहीं करती, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि सेंट्रीपिटल होता है, हैं दोनों ही होते हैं। तो ये क्या आएगा फिर, सेंट्रीपिटल तो इसमें है ही नहीं। क्या होते हैं वैसे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, ठीक। अगला बताओ, हाउ कैन वी मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। वाओ, बताओ। विस्कोमीटर से, ओडोमीटर से, ओडोमीटर से तो दूरी मापते हैं। हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं बताओ। नहीं, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं भाई बताओ। ह्यूमिडिटी मापते हैं इससे, क्या मापते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर आएगा सर इसके अंदर, ठीक है, दूध की डेंसिटी। अब आप कहोगे सर इसमें तो पानी की मात्रा मापते हैं, यही कहोगे ना, तो भाई दूध में पानी की मात्रा से ही पता चलता है दूध के अंदर कितना डेंसिटी है। ग्रेविटी पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क की ग्रेविटी ऑप्शन के हिसाब से तो यही ठीक लग रहा है और तो कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, देखते हैं भाई इसका, छोड़ दो इसको एक बार, कोई और भी यंत्र हो सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए। लिखियो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड लेक्टोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर। लेक्टोमीटर तो दूध की प्योरिटी को मापता है। ये देखो अगला, व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कितना होता है बताओ। ये कह रहा है अगर कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है, ये वस्तु गोल गोल घूम रही है, तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है
और जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है। देखो क्या होता है, ये सेंटर, ये वाला होता है सेंट्रीपिटल, और टेंजेंशियल होता है इसके टेंजेंट इधर को, क्योंकि इधर ही लग रहा है ना, टॉर्क इधर लग रहा है, तो टेंजेंशियल क्या होगा, इधर इस टेंजेंट के अलोंग, और ये सेंट्रीपिटल सेंटर के अलोंग। तो सेंटर और जो टेंजेंट होते हैं, सेंटर और टेंजेंट आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आंसर क्या आएगा अपना, 90 डिग्री आएगा। 15वां, उसके बाद 16, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, ये बताओ भाई, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, या सिंगल यूनिट, एक तो होगा नहीं सर, है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चले सर, अपने को पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है, सेंट्रीपिटल कह रहा है, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है साहब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो, तभी लगता है। तो ये ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर मोशन में है, सही बात है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है। ऐसे घुमा रहे हैं तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर, और फोर्स या इधर इधर लग रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री थोड़ी देर पहले। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ एस कोस 90, ये फार्मूला होता है एक्चुअल में इसका। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू 1 होती है, 0 होती है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो सारा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 17 का है, नीचे रह गया, ये रहा 17। एन ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये तो पता ही है सबको, एक ऑब्जेक्ट अपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है, कब, जब रेस्ट पे होता है तभी तो इक्विलिब्रियम में रहता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, है कि नहीं। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, कब पूछा गया था ये, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 18वां बताओ, इफ ए बॉल इज थ्रो अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, यदि किसी बॉल को अपन ऊपर फेंक देते हैं तो क्या चेंज नहीं होगा भाई इसका, क्या एक्सेलरेशन, क्या स्पीड, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी। डी ऑप्शन ही नहीं है, तीन ही चीजों में बता दो क्या चेंज नहीं होगा। कोई बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो भाई इसकी स्पीड तो चेंज होगी, चेंज होगी ना, तभी तो धीरे धीरे जाके रुकेगी। पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, हाइट बढ़ रही है साहब। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, क्योंकि बॉल अगर ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी लगा रही है ना भाई, है ना। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, भले ही वो स्ट्रेट मोशन में हो, भले ही वो सर्कुलर मोशन में हो, ठीक है, उसके अंदर वेलोसिटी होती है, चल रहा है वो तो वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर न्यू न्यू वाला है तो उसमें वेलोसिटी नहीं होती, वो वाइब्रेशन होता है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। अगर हाँ जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो, एक तो मतलब पहले धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था, फिर तेजी से चलता हुआ जा रहा, तो फिर एक्सेलरेशन होगा, है ना। अगर एक ही जगह पे हिल रहा है, अपनी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं कर रहा, तो नहीं, वो वाइब्रेशन होगा। तो क्या चेंज नहीं होगा भाई, जब कोई ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ आती है, तो एक्सेलरेशन हमेशा जी ही लगता है, ग्रेविटी की वजह से ही लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा सर, बाकी चीज चेंज होगी। 19वां क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एक ऐसे फेंकना किसी को, तो ये क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें क्या कह रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, नहीं सर, मोशन जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, तो चेंज नहीं होगा। दूसरा कह रहा है उसका संवेग, नहीं वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम तो सेम हो ही नहीं सकता। तीसरा कह रहा है उसके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं सर, ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ऊपर की ओर जाने वाली वेलोसिटी क्या सेम रहेगी,
सर ऊपर की ओर जाएंगे तो धीरे 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 ऊपर की ओर कम होगी, जब नीचे आएगी तो फास्ट आएगी, तो ये भी नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर जाने वाली जो वेलोसिटी है ना वो सेम रहेगी सब, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर किसी वस्तु को अपन ऐसे फेंकते हैं तो, है ना, किसी वस्तु को अपन ने ऐसे फेंका, तो जब ऐसे फेंका तो ऊपर की ओर जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पर जाते 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 कम होएगी, डिक्रीज होएगी इधर जाते टाइम, और जब वापस आएगी तो इंक्रीज होएगी। लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये बराबर इतने ही दूरी में तय करेगी। तो हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये डी। अगला क्वेश्चन 20वां, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन ए लार्ज एंगल विद हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूस। बताओ भाई, लार्ज एंगल कब प्रोड्यूस होता है? लार्ज एंगल मतलब लार्ज एंगल, जितना एंगल लार्ज होता जाएगा उतनी ही क्या होगी? क्या जब फ्लैट ट्रांजिटरी होगी, फ्लैट होगा तो जीरो हो जाएगा। कर्व के रूप में होगा तो हाई में नहीं होगा कर्व तो सर, स्ट्रेट में भी नहीं होगा। हाई भाई कितनी ऊंचाई, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे क्या होगा, ऊंचा जाएगा, तो हाई ट्रेजेक्ट्री, तो हाई ट्रेजेक्ट्री। 20वां क्वेश्चन नंबर 21, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। ये तो सीधी सी बात है सर, ट्रेजेक्ट्री पाथ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री पाथ बोलते हैं, जितनी वो पाथ ट्रेवल करती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो सिंपल, ए कैनन बॉल इज फायर्ड, द मोशन ऑफ बॉल इन एन एग्जांपल ऑफ। बताओ भाई, कैनन मतलब किसी गोले से अगर आप फायर करते हो तो किसका उदाहरण है वो? क्या स्ट्रेट लाइन में जाएगा गोले में फायर करते हो, सीधा ही सीधा चलता जाएगा, ऐसे जाके गिरेगा सर। तो ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 23 क्वेश्चन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल फ्लाइट टाइम इज। वाह अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या होगा बताओ, सोचो जरा। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ो और बताओ आंसर क्या होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में लगने वाला समय जो होता है, क्या अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लगा बस वही होता है प्रोजेक्टाइल का टाइम? नहीं सर जी, वापस भी तो आना है उसको, पहला गलत। दूसरा कह रहा है जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उससे 3 गुना समय लगेगा, पूरे टोटल में डबल लगेगा सर, 4 टाइम्स भी नहीं, डबल लगेगा, क्योंकि जितना टाइम उसने ऊपर तक पहुंचने में लगाया उतना टाइम फिर वापस नीचे आने में लगाएगा, तो डबल लगेगा। जितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा उससे डबल टाइम में नीचे पहुंचेगा। नहीं जी, अरे नहीं यार, समझा करो, थोड़ा सा समझो, दिमाग लगाओ। तेजी से आएगा तो भाई साहब ऊपर से स्पीड से बढ़े भी तो गी। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तुम्हें क्लास में ऐसा कि एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, उसको ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी वाला। शायद मैंने हर क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है, याद है? भूल गए? मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंको 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो बताओ उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो बताओ फिर अभी कितनी होगी, बताओ क्वेश्चन बताओ, शाबाश। एक वस्तु है जिसको हमने 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका, तो बताओ उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी? बताओ शाबाश, करो, कॉपी पेन उठाओ, करो। ये क्या बात हुई कदे, करो शाबाश। किसी वस्तु को हमने क्या किया, 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका, बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना समय लगेगा? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता? क्वेश्चन है तभी तो पूछा, तो किसी को नहीं पता भाई साहब। मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, हमेशा ये क्वेश्चन तुम्हारे क्लास में पूछता ही पूछता हूं। पूछा हुआ है ना भाई, पूछेड़ा नहीं? ये देख, ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे को पता, इसने ये कहा है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तो पढ़ते ही नहीं साइंस, ये क्यों बताएंगे? ये तो ऐसे बैठे बैठे सुन दिया इन्होंने कभी कभी कानों में पड़ गया इनके कानों में, पढ़ते तो तुम बताओ। हाँ पूछिए उससे, हेलो बताओ। कह रही थी ना मैं साइंस पढ़ती हूँ जी, जब मैं साइंस की क्लास में जाता हूँ ये जीके की किताब खोल के बैठी रहती है। क्वेश्चन बताए, बताओ क्वेश्चन।
चलो एक एग्जांपल हिंट दे देता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों में से किसी का यूज करके निकलेगा। अब तो कर दो बेशर्मो। चलो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो मेरे को, कौन सी है? पहली इक्वेशन चलो मैं बता देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाफ ए टी नहीं ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है भाई। अपने को चाहिए मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से चलने के बाद यहाँ से फेंका उसको, मैक्सिमम कितनी हाइट, मतलब इतनी कितनी दूरी तय करेगी मैक्सिमम, यानी कि अपने को एस निकालना है। एस निकालना है तो या तो इसका यूज करेंगे या तो इसका यूज करेंगे। अब वो तुम्हारी मर्जी है साहब, तुम दोनों में से जिसका यूज करना उचित समझो कर लो, कर लो फिर निकालो, मेरे को क्या बता, मेरे को तो नहीं आता। मेरे को आता है तो मैं तुमसे क्यों पूछता, तुम पढ़े लिखे लोग हो इसलिए तुम्हें पूछा मैंने, है ना? मैं अनपढ़ आदमी, बता मेरे को इस क्वेश्चन आते हैं तो बात है किसी की, तुमसे क्यों पूछता मैं, है ना? किसी को नहीं आता है ना वो ही किसी से पूछता है, और तुम्हें है कि तुम्हें घमंड हो रखा है, बताना ही नहीं। तुम्हें 2 आंख आते हैं, इस बात का तुम्हें घमंड है। निकालो बेटा शाबाश। ये लगाओगे तो सर टाइम नहीं पता अपने को, माहौल खराब। ठीक है, नीचे वाले लगाएं तो अपने पास यू तो है, ये वेलोसिटी तो छू ऊपर गई। जब ऊपर गई तो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगी वस्तु, ये चल रही है यहां से यहां तक आते आते इसके फाइनल हाइट होगी, बस कहते अब आगे नहीं जाया जाता भाई। तो यहाँ पर जाते 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 इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जाएगी, ग्रेविटी नीचे की तरह कम होती होती होती, यहाँ पर जाते हुए इसकी वेलोसिटी कम रुक जाएगी एक बार के लिए, फिर नीचे आना शुरू कर देगी, 0 से स्टार्ट करेगी, फिर बढ़ने लगेगी, फिर नीचे नीचे टकराएगी, तब तक वापस से 100 हो जाएगी। तो v की वैल्यू होगी 0, है ना, और u की वैल्यू होगी 100। और a जो है ऊपर की तरफ जाते हैं तो a जो होता है वो -g के बराबर होता है, क्योंकि सर ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है। अब तो निकाल दो, 3 चीज बता दी, अब तो तीसरी इक्वेशन यूज करके निकाल दो भाई। v स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर 100 का स्क्वायर सर 2, a की वैल्यू -10, s निकालना है भाई। ये माइनस का 20 हो जाएगा, इधर आएगा 20s हो जाएगा, और उधर बचा 10,000। 1 0 से 1 0, इससे काटोगे 500, कितनी होगी? 500 मीटर होगी। कितनी होगी? 500 मीटर तो होगी मैक्सिमम हाइट। अब मैं ये पूछूं कि बताओ मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना समय लगेगा इसको, तो समय पहली इक्वेशन से निकाल दो। मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना समय लगेगा, निकालो। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 100, माइनस का 10t, माइनस का 10t इधर आएगा तो प्लस का 10t हो जाएगा, बराबर 100, 0 से 0, t की वैल्यू आ जाएगा 10 सेकंड। 5 सेकंड कौन कह रहा है? 5 सेकंड की भी आवाज आई थी मेरे को। हाँ अच्छा, 5 सेकंड आ गया, क्या बात है जी, फद्दू है जी की कोई औकात नहीं है तो 10 सेकंड, अब ऊपर पहुंचने में 10 सेकंड लगा, तो अब बताओ वापस नीचे आने में कितना समय लगेगा? सिर्फ वापस नीचे जब आने शुरू हुई है तो यहां से शुरू होएगी चलना, और धीरे 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 धड़ाम नीचे टकराएगी। तो यहां से शुरू होएगी तो 0 से शुरू होगी, अब की बार u की वैल्यू 0 है और v की वैल्यू हो जाएगी 100, है ना, और एक्सेलरेशन यहां पे हो जाएगा प्लस का g। तो जब भी तो 0 ऊपर, लेकिन ग्रेविटी तो खींच रही है। हाँ देख समझो क्यों होगी, जब ऊपर से फेंकी अपन ने 100 वेलोसिटी थी, ठीक है, सुन तो ले, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी तो 100 वेलोसिटी थी, तो जब 100 वेलोसिटी थी तो 100 वेलोसिटी 0 हुई ऊपर जाके, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घटाना शुरू किया बेचारी ने, और घटाते घटाते 10 सेकंड लग गए उसको घटाने में। अब जब ऊपर से चला रही है, 0 से चला,
तो 0 से चला तो भैया वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा भी तो रही है ग्रेविटी, सेम टू सेम रिवर्स प्रोसेस हो रही है, जो ऊपर जाते टाइम हो रही थी वही सेम टू सेम नीचे आते टाइम हो रही है। तो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रही है, जब वो नीचे टकराएगी तो 100 हो जाएगा, 500 मीटर पहुंचने में उसकी वेलोसिटी 100 हो जाएगी, हाँ के ना। तो टाइम नीचे आने में भी उतना ही लगेगा, क्योंकि उसको बढ़ाने 10-10-10 करके उसने घटाया, तो 10-10 करके वो क्या कर रही है, बढ़ा रही है, तो बराबर समय लगता है भाई। इसीलिए कह रहा था जब प्रोजेक्टाइल मोशन में ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ही लग रहा है ना, जो स्पीड कम हो रही है तभी तो नीचे आएगा वापिस ही, क्यों बात जाते 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 ऊपर जाने वाली स्पीड हो जाएगी 0, फिर नीचे आना शुरू होगा। तो जितना ऊपर जाते टाइम लगा समय उतना ही नीचे आते टाइम समय लगेगा, तो इसीलिए डबल होता है साहब, है ना। इतनी बड़ा चीज़ समझानी पड़ी देखो एक चीज़ के लिए। अगला है जी 25 में आ गया क्या इतना जल्दी, सच्ची में 25 में आ गया क्या, 24 में कर लिया, 24 में ये रहा। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, कहां होता है किसी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम, वेट किसके बराबर होता है भाई, mg के बराबर होता है। मास चेंज होता नहीं, ग्रेविटी चेंज होती है, तो ग्रेविटी कहां पर चेंज हो ज्यादा होगी भैया, इक्वेटर पे ज्यादा होगी ग्रेविटी, या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे ज्यादा होगी, या एट द सेंटर ऑफ अर्थ, या ऑन द पोल ऑफ अर्थ, बताओ भाई साहब ग्रेविटी ज्यादा कहां होगी। सेंटर पे तो ग्रेविटी होती नहीं साहब, 0। इक्वेटर पे ज्यादा होगी, किसने कहां से सीखे हो बताओ, रेडियस का तो देख, जे हो तो पृथ्वी, जे पृथ्वी को हो तो सेंटर, सेंटर से ये होते पोल, एक तो ये वाली दूरी है भाई, ये अपन ने मान लिया r1, और एक ये वाली दूरी है भाई, ये अपन ने मान ली r2, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अपने से, ये पूछ रहा है भाई कि ना यहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी कि यहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो देखो भाई अपना होता है फोर्स ऑफ, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या होता है, g m1 m2 बटा में r², यानी कि अगर r की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स कम होएगा, तो r की वैल्यू कौन सी ज्यादा है भाई, ये वाली ज्यादा है कि ये वाली ज्यादा है, r1 ज्यादा है कि r2 ज्यादा है, r2 ज्यादा है, r2 ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पर फोर्स कम होगा, तो यहां पर जो ग्रेविटी है वो कम होगी, और भाई यहां पर ग्रेविटी जो है ज्यादा होगी, और ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वस्तु का मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा ही पूछा है ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इक्वेटर पे क्यों होगा भैया, पोल पे नहीं हो जाएगा, है ना, ऑन द पोल, ऑन द पोल, पोल के ऊपर होगा भाई, ठीक है। ये गलती पेपर में कंफ्यूजन ना हो जाइए बस, यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो आप बैठे हैं ठीक करने के लिए, पेपर में दिक्कत आ जाएगी, वहां तो एक नंबर गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अगला कह रहा है द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट पास्कल, ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। इनमें से पास्कल यूनिट जो है वो किसकी नहीं है, बताओ बच्चों शाबाश, इसमें से पास्कल यूनिट किसकी नहीं है, इनर्शिया की है, पास्कल होती है इनर्शिया की, प्रेशर की पास्कल होती है, स्ट्रेस की होती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी पास्कल होती है, लास्ट क्लास में बताया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नहीं होती साहब, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अरे यार ये तो सभी को पता है, बैरोमीटर का यूज करते हैं, है ना। अच्छा, बैरोमीटर में जब अचानक से गिरावट आ जाती है तो ये किसका संकेत होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तूफान का होता है, तो बैरोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, ये फिर सिस्टम पे आ गए अपने वाले पे, पास्कल, ठीक है। 27 एंड 28वां क्वेश्चन, दिस द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर इन कॉल्ड, बैरोमीटर से ही हवा का प्रेशर मापते हैं साहब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये तो आसान सा प्रश्न था। सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इज इंडिकेशन ऑफ तूफान, ठीक है। सडन फीलिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द तूफान, ठीक है। टिडिंग 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 30 क्वेश्चन, विद व्हाट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन ए लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए थ्रस्ट होता है प्रेशर, है ना। प्रेशर को किससे विभाजित करते हैं बताओ,
प्रेशर मापने के लिए फोर्स को किससे डिवाइड करते हैं? प्रेशर प्रेशर नहीं, थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है एरिया से, कि डेंसिटी से, मास से, द्रव्यमान से, एरिया से करते हैं। ठीक है कि भाई ऐसे कुछ नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, वैसे क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। ये बताओ भाई, विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं हो उसे आइडियल फ्यूल कहते हैं, जीरो विस्कोसिटी हो। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इज द, चल जा, राइट आंसर। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, विस्कोसिटी, एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोहेसिव फोर्स। या भी कोई याद रहा पढ़ेड़ा तो शुक्र है, या बात कह देनी न्यू कह दे, यो कहीं कोई भी बात होता नहीं न्यू कह दे, मान तो कराई को नहीं, मैं कौन कराया हो रहा है? अरे बाहर निकालो क्लास से, अरे इनको भी करवाया, सारा करवाया इनको, ऐसे बैम हो रहा है। एक दिन बोला, एक दिन तो ये पूरा चैप्टर ही खा गया, बोले ह्यूमन आई तो मान कराया ही को नहीं। तो मैं थारे बैच ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मैं ऑनलाइन क्लास में दिखा दूंगा, वही ऑनलाइन था ना तुम्हारा बैच शुरू में, पहले वाला ऑनलाइन क्लास में दिखा दूंगा मैं करवाया कौन करवाया। देखो कोई बात नहीं, 34वां क्वेश्चन देखो। अरे कोहेसिव फोर्स होता है भाई, कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है जब दो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, तो उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एक होता है एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स को बोलते हैं हम आसंजक बल। जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, है ना। अब जिस तरह पानी की बूंद गोल क्यों होती है? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कम एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे, तो कम एरिया करेंगे तो वो गोलाकार हो जाएंगे। कोई भी दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, देखो सब मॉलिक्यूल है ना, तो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि उनमें अट्रैक्शन होगा। अब सेम टाइप के में होगा तो कोहेसिव फोर्स, अलग अलग टाइप के में होगा तो एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को हिंदी में बोलते हैं सहसंजक बल, एडहेसिव फोर्स को बोलते हैं आसंजक बल। ठीक, अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक थ्योरी होती थी पहले, कि पृथ्वी सेंटर है, बाकी चीजें घूम रही है। लेकिन कोपरनिक्स वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने बताया, हालांकि दुर्भाग्य देखो कोपरनिक्स ने बताया था कुछ 1500 में आकर के 16 कुछ बताया था, लेकिन उससे पहले लगभग 750 एडी की बात है, आर्यभट्ट ने बातें बता दी थी पहले ही। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के जो देश थे, लोग थे, उन्होंने इस बात को माना ही नहीं। इन्होंने कहा कि हमारी जो थ्योरी है, जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है, वो ही सही है। आर्यभट्ट वाली बात किसी ने मानी नहीं। आर्यभट्ट ने सारी चीजें कही थी कि सूरज सेंटर है भाई, पृथ्वी सेंटर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, तेरे को ज्यादा पता है ना। तो उस टाइम तक वो अपने को तवज्जो नहीं देते थे। बाद में जब उनको पता चलने लगा ना, उन्होंने पढ़ा, तब वो ज्यादा तवज्जो देने लग गए। तो ये कोपरनिक्स भाई, कोपरनिक्स ने थ्योरी दी थी। ठीक है, अब ऑफिशियली तो कोपरनिक्स को मानेंगे अपन। 34 आगे आता भाई, आंसर इज द कोपरनिक्स। 34 नेक्स्ट है भाई 35। Who among the following credit with postulating 3 law of planetary motion? अरे प्लेनेटरी मोशन के 3 लॉ किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे भाई साहब, है ना। 36 weightless experience while orbiting the earth in spaceship। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है तो वो वेटलेस महसूस करता है। वाहे जीरो ग्रेविटी के कारण साहब, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती तो वेट होता ही नहीं, mg0 है क्या नहीं। पर्सन नंबर 36 37 कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लेनेट डिक्रीज विथ, ये बताओ भाई साहब। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज,
एक्सलरेशन मतलब ग्रेविटी की वैल्यू किसी भी प्लेनेट पे कम होती है। कहाँ की ओर जाते हुए कम होती है? सेंटर की ओर जाते हैं तो कम होती है ना भाई, क्योंकि सेंटर की ओर जाते हैं तो बढ़ती है, सेंटर की ओर जाते हैं तो बढ़ती है, आउटर सरफेस की ओर जाते हैं तो कम होती है ना। डिक्रीज इन द रेडियस, तो नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? दूरी कम होती है तो ग्रेविटी बढ़ती है। इंक्रीज द मास ऑफ, मास का सर उसमें लेना देना होता है, लेकिन डिक्रीज द मास ऑफ बॉडी या इंक्रीज द एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ, ये बढ़िया आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है? जब हम सरफेस, ये प्लेनेट है, इसके सरफेस से जितना दूर जाएंगे उतना ही ग्रेविटी कम होती जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इधर आ गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 38। ये बताओ भाई, ये तो पता ही होगा। इज द प्रोसेस अलाउ पार्टिकल इन सस्पेंशन वाटर टू सेटल आउट ऑफ द सस्पेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी? क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? पानी के अंदर मान लो कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गए, ठीक है, तो उनको छोड़ देंगे पानी के अंदर, तो थोड़ी सी देर के बाद वो नीचे बैठ जाएंगे ग्रेविटी के कारण। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं इसे? सेडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ? अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है? 0 होती है। 40वां, हु फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी? जी की वैल्यू किसने डिटरमाइन की थी और कितनी होती है बताओ? कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। इसकी यूनिट बताओ, इसकी यूनिट बताओ, इस जी की यूनिट बताओ और बताओ ये वैल्यू किसने दी थी? इसकी यूनिट बताओ और बताओ ये वैल्यू किसने दी थी? कैवेंडिश ने दी थी सर। पहली बात तो ये वैल्यू नहीं बताओगे तुम, है ना। किसने दी थी? कैवेंडिश ने। अब इसकी यूनिट बता दो, निकालो, शाबाश। इसका यूनिट, इसका मात्रक क्या होता है? निकाल देते इतनी देर में तो। फोर्स बराबर जी m1 m2 बटा में आर स्क्वेयर। आर इधर जाएगा, इधर फोर्स पहले से था तो फोर्स की थी न्यूटन, अपने को तो इसकी निकालनी है ना, इसकी निकालनी है, तो बाकी चीज़ों को इधर ले जाओ। न्यूटन पहले से था, आर इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर। किलोग्राम नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो पर किलोग्राम स्क्वेयर ये यूनिट होती है भाई इसकी। ठीक बात। ये यूनिट याद रख लेना, हमेशा काम आती है, कई बार पेपर में पूछी गई है, बहुत ज़्यादा बार। 40 नंबर क्वेश्चन था। आगे 41 नंबर बताओ, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे अपन। 41वां, आगे भी क्या? 42वां, कौन ही खत्म हुए, बहुत है। 42वां बताओ, वाई द अर्थ हैविंग इज ऑन एटमोस्फेयर? अबे ग्रेविटी की है, क्या बात है, सख्त लोंडा। 43, द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। वाओ। बताओ। बॉयल्स लॉ, हुक्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, पास्कल्स लॉ। भाई साहब, हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी के बारे में किसने बताया अपने को? हुक्स ने बताया था ना, तो हुक्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? आइडियल गैस के बारे में बताया था इन तीनों ने, बॉयल्स, साल्स और एवोगैड्रो, नहीं बॉयल्स, साल्स और एक और आदमी था, कौन सा था? गै-लुसैक्स, एक एवोगैड्रो, 4 आदमी थे। 4 लोग, 4 नियम आइडियल गैस के लिए होते हैं। बॉयल्स लॉ है ना, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए क्या?
टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाया अपन ने तो, है ना। हाँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। इसी को इन्होंने अलग अलग एक्सप्लेन किया था। हाँ हाँ ठीक है, तो बोल्स ने अलग कर लिया, चार्ल्स ने अलग बात बताई, बात एक ही थी, है ना। चार्ल्स ने अलग बताई, गैलुसैक्स ने अलग बताई, और चौथा एवोगैड्रो ने अलग बात बताई। बात यही है तीनों की सेम, है ना। क्या भाई, एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बस भाई 43% है, बढ़िया, ठीक है। समझ में आए सारे के सारे, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, अगर किसी को बीच में देखना है कोई क्वेश्चन तो अपन यूट्यूब पे डाल देंगे वीडियो को, वहाँ से देख लेना, ठीक है। आज शाम को यूट्यूब पे डल जाएगी, बाकी कल फिर मिलते हैं, ठीक है। कल भी फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन से करना करो भाई, डेली आया करो। देखो क्वेश्चन करने से अपने पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कवर, जो नहीं की वो भी हो जाती है, जो भूल गए वो भी रिकॉल हो जाती है ना। तो क्वेश्चन करा करो। चलो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा।